गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। पिछले सप्ताह में आपको फिजिक्स या मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल पाए थे। इसका कारण भी अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि संडे तक जो कहा जा सकता है 19 तारीख तक कोतवाली थाने में लॉकडाउन की स्थिति थी और जिस कारण से वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करना संभव नहीं हो पाया। अब थोड़ा गैप लंबा हो चुका है, लेकिन हम आज विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति यूनिट पर अंतिम चरण की ओर बढ़ चुके हैं। लगभग 70 to 80% हमारा ये यूनिट पूरा हो चुका है। इस यूनिट में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में लगभग अपनी सारी जानकारी पूरी कर रखी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जब नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो कण के प्रकृति के आधार पर पाए हैं। पहले हमारी कक्षाओं में जो हमारी जानकारी है उससे हमारे पास ये अज्ञात है कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग के साथ साथ कण की प्रकृति को भी शो करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन किसी एक समय पर या तो कण की प्रकृति प्रदर्शित होगी या तरंग की प्रकृति प्रदर्शित होगी। यह भी हमें ज्ञात है कि अधिकतम घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या में पाई गई हैं, जैसे कि प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, पोलराइजेशन और भी इसी तरह की तमाम घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर हो पाई। जबकि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, ये कुछ घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि अब तक हम सीधे तौर पर यह जानकारी पाते रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए हमने प्रकाश के कण की प्रकृति अर्थात क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया। आपके मन में हो सकता है यह सवाल पहले भी उठा हो और उठना भी चाहिए कि क्यों नहीं तरंग सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए। तो आखिर तरंग सिद्धांत कहाँ कहाँ इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा है और क्यों हमें क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ रही है। आज के लेक्चर में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर कहाँ जा कर के यह प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से आए हुए निष्कर्षों को व्याख्या करने में फेल हो रहा है। तो जैसा आप जानते हैं कि आज का लेक्चर सीधे सीधे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। हम अब मुख्य रूप से फोकस होते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा क्यों नहीं हो सकी इस बात पर। तो सबसे पहला बिंदु, तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत कहता है कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो तीव्रता के बढ़ने के साथ ही उसका आयाम भी बढ़ेगा। ऐसा आप पहले की कक्षाओं में जान रहे हैं कि तीव्रता को आप कैपिटल आई से लिखते रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आप जो आयाम है तरंग का उसे ए से लिखते रहे हैं। और दोनों के बीच का संबंध क्या है? तो तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस आधार पर अगर बात करें कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर आयाम बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी तरंग का आयाम सीधे सीधे उस तरंग के साथ जो ऊर्जा जुड़ी हुई है या उस तरंग की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आयाम जितना ही अधिक होगा उस तरंग के साथ ऊर्जा का संचरण उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से अगर आप कहते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो उस तरंग के साथ ऊर्जा का संचरण बढ़ेगा। यह तरंग सिद्धांत के अनुसार है। अब अगर इस तरह से आप इस पर
किसी भी इस तरह की आवृत्ति को आप या यूँ कहें कि इस तरह की तरंग को जब आप किसी धातु की सतह पर आपतित करेंगे, तो अगर धातु की सतह पर आपतित करेंगे तो वहाँ धातु की सतह में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। तो अगर तीव्रता के बढ़ने के साथ प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको अधिक ऊर्जा मिलेगी, और अगर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलेगी तो जो धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन आपको यह ज्ञात है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में तीव्रता के बढ़ने के साथ उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया। इसका मतलब यह है कि जो तरंग सिद्धांत कह रहा है और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से आए हुए निष्कर्ष हैं, यह दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो प्रयोग क्या कह रहा था? प्रयोग में साफ तौर पर देखा गया कि तीव्रता के बढ़ने के साथ उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले ही पॉइंट पर, पहले ही बिंदु में प्रकाश विद्युत प्रभाव से आए हुए निष्कर्ष और जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वह दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अर्थात तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में असफल हो गया, फेल हो गया। चलिए देखते हैं क्या यह फेल्योरनेस आगे भी जारी है या कुछ और मिलता है रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं दूसरे बिंदु में तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत कहता है कि भाई अगर एक निश्चित तीव्रता पर किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, तो अब तीव्रता के आधार पर अगर धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो आवृत्ति जो मन सो हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है तरंग सिद्धांत का कि अगर निश्चित तीव्रता पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो रहे हैं तो उत्सर्जित होने की जो घटना है, इस घटना पर आवृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पाया जाएगा। जबकि आप जान चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की जो घटना है यह सीधे सीधे तीव्रता पर निर्भर न करके आवृत्ति पर निर्भर की थी। और हमने जाना था कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम होगी तो तीव्रता जो मन सो हो, लेकिन कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और उस न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे तीव्रता के कितना भी बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाएगा, उसे हमने दहली आवृत्ति का नाम भी दिया था। अब बात करते हैं कि जो रिजल्ट कह रहा है और जो तरंग सिद्धांत कह रहा है वो देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में भी एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। तरंग सिद्धांत के अनुसार कि अगर एक निश्चित तीव्रता पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो आवृत्ति जो मन सो हो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जारी रहेगा, जबकि प्रयोग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो जाएगी आपतित प्रकाश की तो तीव्रता जो मन सो हो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव धातु की सतह से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं दूसरे बिंदु पर भी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है और जो तरंग सिद्धांत है यह दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर जा रहा है। अर्थात तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में सफल नहीं हो पा रहा है। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो अगर तरंग की प्रकृति को ध्यान में रखा जाए तो तरंग सिद्धांत कहता है कि जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होगा तो ऊर्जा का जो वितरण होगा वह पूरे प्रकाशिक क्षेत्रफल पर होगा। अर्थात जो उस प्रकाशिक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातु की सतह पर, वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए तो एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता है, उससे कम की ऊर्जा अगर रहेगी तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह धातु की सतह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अगर पूरे क्षेत्रफल में ऊर्जा वितरित हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वह आवश्यक ऊर्जा जिसको पा करके वह धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाए,
उसे इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा। अर्थात प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में एक समय पश्चता पाई जाएगी तरंग सिद्धांत के अनुसार। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रकाश के आपतन के साथ ही धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस तीसरे बिंदु में भी जो तरंग सिद्धांत है और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से आए हुए प्रयोग से निष्कर्ष हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अर्थात तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस तीसरे बिंदु में भी वह फेल हो गया। तो इस तरह से आज के जो छोटे से लेक्चर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने देखा और इसीलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमने एक नई पद्धति के साथ आपके सामने रखा है, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी समस्या ना हो और आप उन बिंदुओं को थियरी के माध्यम से भी देख सकें, जिस आधार पर हम इस तरंग सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों के बीच में जो आ रहे कंट्राडिक्शंस हैं, जो दोनों एक दूसरे को विपरीत रूप से दोनों में पाई जा रही चीज़ें हैं, उनको समझ सकें। तो आज के लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए और मुझे लगता है हो भी गया होगा कि क्यों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में हमने क्वांटम सिद्धांत अर्थात प्रकाश के कण के सिद्धांत का उपयोग किया, क्यों नहीं वेव नेचर का इस्तेमाल किया गया। तो टुडे लेक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर बिकॉज दिस लेक्चर increase our knowledge why we cannot use wave nature to explain the photoelectric effect and why quantum theory is necessary to explain the photoelectric effect. Thank you students, आज के लिए इतना ही, फिर हमारी मुलाकात